फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पार्ट थर्ड, हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट वन में जो इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का पार्ट वन था, हम लोगों ने पार्ट वन में ऑलरेडी सीख रखा है। क्या सीखा था? पार्ट वन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था और इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी पार्ट वन में पढ़ा था, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में केवल अल्फा हेलिक्स को हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इसके मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ा था, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप बोल सकते हो, उनको भी पढ़ा था। इसके बाद पार्ट टू आया। पार्ट टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्ट टू में बीटा शीट के बारे में भी पढ़ लिया था। अब हम लोग को जानना है कि ये पार्ट थ्री में हम लोग क्या जानेंगे। तो पार्ट थ्री में हम लोग जानने वाले हैं इस समय टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग को पता होना चाहिए कि टर्सरी स्ट्रक्चर होता क्या है। मैंने बोला है कि प्राइमरी से सेकेंडरी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, ढेर सारी अमीनो एसिड्स कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज हो जाती हैं और अरेंज होकर के कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन को डिराइव करती हैं। सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड गेट अरेंज इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, या बोल सकते हो स्पेसिफिक सीक्वेंशियल मैनर, due to which leads to the formation of or derivation of some specific type of protein. Such type of explanation proves the primary structure of protein. But during the case of secondary structure, the primary structure get further modified and leads to the formation of either alpha helix like conformation, or you can say beta pleated sheet or sheet like conformation. ठीक है, दोनों में अंतर क्या था? अल्फा हेलिक्स में क्या था? इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स इंट्रामोलिकुलर, अल्फा हेलिक्स में क्या था? इंट्रामोलिकुलर। जिन्होंने पढ़ लिया है उनको आसानी से बात समझ में आ रही होगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा था, जबकि बीटा प्लेटेड शीट में क्या था? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। दोनों में अंतर है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, कल टेलीग्राफ पे क्वेश्चन आया था, एकदम से रैंडम मुझे याद आ गया, कुछ वो नाइट्रोफेनॉल वेनॉल का कुछ क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको एडिशनल सिखाया दे रहा हूँ कि कहीं पर आपको इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर दोनों दिया जाएगा, पूछा जाएगा ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो ज़्यादा स्टेबल इंटरमोलिकुलर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग आने वाले हैं यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर में। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या सीखेंगे हम लोग? टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर कॉन्सेप्ट अगर जानना है तो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल के बीच में कंपैरिजन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जो पैरा नाइट्रोफेनॉल जो होता है वो क्या करता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत। ठीक है, रैंडम याद आ गया और इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं होगी, कभी नहीं होगी हमें लग रहा है इस टाइप की कोई अलग से वीडियो। तो इसको अलग से कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो साइड चेन होती है वो फोल्ड हो जाती है। क्या होता है? साइड चेन कुछ स्पेसिफिक मैनर में फोल्ड हो जाती है, और स्पेसिफिक मैनर में फोल्ड हो जाने से एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, और इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये साइड चेन की फोल्डिंग जो होती है वो स्पेसिफिक मैनर में होती है, और कहाँ पे होता है? स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस में। जैसे ये पर्टिकुलर एक साइड चेन है, या ये ले लेते हैं, ये पर्टिकुलर एक साइड चेन है। इस साइड चेन का सारा जो भी स्पेस आपको लग रहा है वो सब स्पेस है। ठीक है, इसी में इसकी फोल्डिंग हो गई, ऐसे हो गई, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो है नहीं, या ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल तो है नहीं, मुड़ तो सकता नहीं है। ठीक है, मोल्डेबल नहीं है। तो ऐसे ही आप समझ लो कि ओवरऑल इनकी क्या हो जाती है? फोल्डिंग हो जाती है। स्पेशल मैनर में फोल्डिंग हो जाती है, या बोल सकते हो स्पेशल मैनर में रीअरेंजमेंट हो जाता है। कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट होता है कि ये कैसा स्ट्रक्चर डिराइव कर लेता है? 3D स्ट्रक्चर डिराइव कर लेता है, और इसी को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो एक पॉइंट पता चला कि टर्सरी स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? 3D मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। ये टर्सरी स्ट्रक्चर डिराइव कहाँ से होता है? सेकेंडरी बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। कैसे होता है? साइड चेन के स्पेशल रीअरेंजमेंट के कारण। स्पेशल मतलब स्पेस में, उसके चारों तरफ जो भी स्पेस है उसी में रीअरेंजमेंट होता है।
कैसे पता करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में? तो टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए दो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा और भी अगर कुछ है तो आप हमको नीचे कमेंट करिएगा। है क्वेश्चन है ये आपसे, और भी कुछ हैं, वो कौन कौन सी हैं वो नीचे आप बताइएगा, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। तो एक तो हो गया एक्सरे डिफ्रैक्शन, जी दूसरा हो गया या बोल सकते हो यहाँ पर NMR को। ठीक है, इन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से जब ये वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो रिक्वायर नॉलेज, लेकिन ये कैसे होगा? टर्सरी स्ट्रक्चर को पता करना है, इसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन कराना है या NMR कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर मान लेते हैं, अभी यहाँ पर एक कहना क्या चाह रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। मान लेते हैं कि दो अमीनो एसिड्स हैं जहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है और एक निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, और दोनों आसपास हैं। दोनों कहाँ पे हैं? दोनों आसपास हैं। दोनों आसपास हैं अमीनो एसिड्स, तो दोनों आसपास होने से क्या होगा? इनके बीच में एक साल्ट ब्रिज बन सकता है। बहुत दूर हो जाएंगी, साल्ट ब्रिज नहीं बनेगा। दूर हो जाएंगे, सीक्वेंस कुछ अलग होगा। पास होंगे, सीक्वेंस कुछ अलग होगा। सोचना है बात को। मान लेते हैं सिस्टीन, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सिस्टीन है और 3-4 रेजिड्यू के बाद में फिर सिस्टीन है। ठीक है, 4 रेजिड्यू के बाद में, 5 रेजिड्यू के बाद में, 10-20 के बाद में फिर सिस्टीन है। कुछ इस तरह से फोल्डिंग हो पा रही है कि उसमें क्या हो रहा है कि एक तरह का डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, सिस्टाइन बना ले रहा है। क्या बन रहा है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। तो ये अलग हो गया। अब मान लेते सिस्टीन अगल बगल ही है, एडजेसेंट है, तो ये डाइसल्फाइड नहीं बनेगा, तो फोल्डिंग कुछ और तरह से होगी। तो ये कैसे पता चलेगा सिस्टीन कहाँ है, दूर है, पास है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चलता है। मैंने पहले बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर से अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस का पता चलता है। क्लियर? ठीक है, और भी बहुत कुछ बातें हैं यहाँ पर। और क्या है? मान लेते हैं कि दो अमीनो एसिड्स हैं अगल बगल, जहाँ पर एलिफेटिक ग्रुप जो है, या बोल सकते हो एरोमेटिक, एरोमेटिक ग्रुप जो है, एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलना चाहिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स अगल बगल है। तो उनमें क्या हो सकता है? उनमें हो सकता है एरोमेटिसिटी के कारण कोहेसिव फोर्स डेवलप हो जाए, या आर ग्रुप बहुत हैवी होने के कारण रिपल्सन डेवलप हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या करती है? ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जब आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को जान जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर से आप टर्सरी स्ट्रक्चर को इन दो टेक्निक्स के थ्रू पता कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है वो कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अरेंजमेंट होता किस तरह से है कि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू जो होती है वो कोर में चली जाती हैं। ठीक है, और चार्ज रेसिड्यू जो होती है वो सरफेस पे आ जाती है। हाइड्रोफोबिक जो रेसिड्यू होती है वो कोर में चली जाती हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से डरने वाली। तो जो वाटर से डर रही हैं अमीनो एसिड्स, वो क्या करेंगी? वाटर से कौन डरेगा? जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगी, जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होंगी, जिनके अंदर ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी, वो क्या होंगी? हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगी। वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स क्या करेंगी? कोर में भागेंगी, क्योंकि वो वाटर से डर रही हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? वाटर से डर रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चे हैं छोटे छोटे और कोई मंकी डॉग कुछ आ गया, ठीक है, और खूब सारे आदमी भी वहीं पर ऐसे बैठे हुए थे। बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पर्टिकुलर कोई जेंटलमैन है, आपस में बैठे बात कर रहे हैं। ठीक है, उधर बच्चे कहीं खेल रहे थे, एकदम से कोई जानवर आ गया, सब बच्चे भागा। वो जानवर से डरते हैं? तो ये नहीं डरते, ये बहुत बड़े हो गए हैं, ये बहुत ही विशालकाय हो गए, अब ये जानवरों से नहीं डर रहे हैं। ठीक है, अब ये जानवरों को मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। बच्चे भाग आएंगे, कहाँ भाग आएंगे? यहाँ पे कोर में। क्लियर? और ये जानवरों से नहीं डरते हैं, तो ये बाहर ही रहेंगे। क्लियर? अब यही चीज़ यहाँ पर भी है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से डरने वाले वाटर से डरने वाली जो अमीनो एसिड्स हैं वो कोर में आ जाएंगी। ठीक है, कोर में आ जाएंगी। और जो चार्ज रेसिड्यू है, जो पोलर रेसिड्यू है, वो सरफेस पे रहेंगी। ठीक है, क्योंकि वाटर कैसा है? पोलर है, और पोलर पोलर इंटरैक्शन जो होता है वो पॉजिटिव इंटरैक्शन होता है। ठीक है, वाटर पोलर, चार्ज रेसिड्यू भी पोलर, दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव इंटरैक्शन करेंगी, दोनों एक साथ रहेंगी। जबकि
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या बोल सकते हो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू और वाटर के बीच में इंटरेक्शन निगेटिव इंटरेक्शन होता है जिससे वो दूर भागती है। निगेटिव इंटरेक्शन मतलब जो दूर भाग रहे हो। पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब जहाँ पे दोनों साथ साथ रहने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? आगे बात समझते हैं हम लोग। इफ चार्ज रेसिड्यू प्रेजेंट इन द कोर, अब मान लेते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर कोई चार्ज रेसिड्यू कोर में पाया जा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? देन न्यूट्रलाइज बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर इंट्रिंसिक ग्रुप्स। ठीक है, तो होगा क्या? अगर सबसे पहली बात तो क्वेश्चन अब ये आ सकता है, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोर में एरोमेटिक या बोल सकते हो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होती हैं, क्या कोर में चार्ज रेसिड्यू भी हो सकती हैं? तो ऐसा घुमाएगा कि आप ना बोल दो, हो सकती हैं, ना नहीं बोलना है आपको, हो सकती हैं, चार्ज रेसिड्यू भी हो सकती हैं। और अगर चार्ज रेसिड्यू होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज होगा, जैसे हिस्टिडीन वगैरह है, ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई चार्ज होगा तो वो क्या होगा? वो इंट्रेंसिक ग्रुप्स के थ्रू ही, मतलब अपने अंदर के ही ग्रुप्स के थ्रू ही, मान लेते हैं कि उसके अंदर OH है, H है, मतलब अपने खुद के ग्रुप्स के थ्रू ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके न्यूट्रल कर लेगा अपने चार्ज को। चार्ज्ड अमीनो एसिड तो हो सकती है लेकिन वो चार्ज नहीं रह सकती हैं। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। अमीनो एसिड तो चार्ज्ड होती हैं लेकिन वो चार्ज्ड रह नहीं सकती है, उनको डिस्चार्ज या न्यूट्रल होना पड़ता है। और न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट एक और है, इससे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे बनता है। अगला पॉइंट एक और है, नोट अ शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड कैन फॉर्म 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबल फोल्ड। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है डोमेन, इसलिए मैंने लिख दिया है, डोमेन को अलग से समझाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये जान लेते हैं कि एक शॉर्ट चेन पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन है जिसमें चेन जो है बहुत ही छोटी सी है। कैन फॉर्म 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबल फोल्ड, वो 2 या 2 से अधिक टाइप के स्टेबल फोल्ड बना सकती है और हर फोल्ड को हम लोग डोमेन कहेंगे। ठीक है, कोई एक अलग टाइप का, कोई एक ऐसा फोल्ड बना लिया। अब प्रोटीन की चेन देखो समझ लेते हैं, जितना बताएगा उतना समझ लेते हैं। प्रोटीन की चेन है, किसी ने एक ऐसा फोल्ड बना लिया मान लेते हैं, ठीक है, या किसी ने क्या किया, ऐसा फोल्ड बना लिया, इमेजिन कर लो। तो दोनों के फोल्ड का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस सेम है। ठीक है, तरीका अलग हो रहा है, तरीका अलग हो जाने से ये जो फोल्डिंग अलग अलग टाइप की फोल्डिंग हो रही है उसको हम लोग डोमेन कर रहे हैं। और भी कई तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अलग से भी बताऊँगा डोमेन क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। आगे हम लोग जान रहे हैं क्या कि इंटरैक्शन पार्टिसिपेट इन द टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से इंटरैक्शंस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मिन कहाँ पे बनता है? एक बार हमने इससे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो कहाँ बनता है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बाय 2 सिस्टीन रेसिड्यू। 2 सिस्टीन रेसिड्यू होते हैं। कैसे बनता है? मैंने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड वाले सीक्वेंस में जहाँ पे सिस्टीन के बारे में बताया था, जिस पार्ट में भी बताया होगा सेकंड या थर्ड में, वहाँ पे मैंने बता रखा है इसको। तो फॉर्म जी, लेकिन ये बनता कहाँ पर? ये ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में बनता है। 2 सिस्टीन रेसिड्यू के फ्यूजन से बनता है। 2 सिस्टीन रेसिड्यू आपस में मिल जाते हैं और क्या बनता है? एक सिस्टाइन बन जाता है। सिस्टीन कैसा होता है? पोलर। एक सिस्टीन कैसा होता है? पोलर। लिख के दिखा रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है। सिस्टीन, ठीक है, दूसरा भी सिस्टीन, दोनों मिल गए, दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? सिस्टाइन। दोनों में अंतर है, ये पोलर है, दूसरा भी वही है, तब भी ये भी पोलर है, लेकिन ये क्या है? ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, कहाँ बनता है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में बनता है। अगर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में दे दें तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में क्या होगा? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में क्या होगा भैया? ये नहीं बनेगा। अगर ये होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये कब बनेगा? जब सिस्टीन रेसिड्यू दूर दूर होंगे, कम से कम 5 या 4, मिनिमम 4, 5 या 6, ठीक है, या और ज़्यादा अगर होते हैं तो अच्छी बात है। तो 5-6 रेसिड्यू से ज़्यादा दूरी पे हो सिस्टीन, मतलब अगल बगल सिस्टीन होंगे, ठीक है, लगातार सिस्टीन होंगे तो नहीं बनेगा, अल्टरनेट मैनर में भी नहीं बनेगा। इस चीज़ को हमने कई बार भी बताया है। ठीक है, अब ये जो है नया पॉइंट है, इसको देखते हैं। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट क्या करता है? ये मैंने हमेशा बताया कि ये इनहिबिट का सिंबल है। अगर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट दे देंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा भी नहीं, और जो बने हुए हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो रिडक्शन को प्रमोट करे, जैसे कि H+। ठीक है,
H+। तो अगर एसिडिक कंडीशन में दे दिया जाए तो क्या होगा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, या इसको यूज़ किया जाता है यहाँ स्पेसिफिक कुछ केमिकल्स को, जैसे कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। ठीक है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ये भी क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के ब्रेकेज को प्रमोट करता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन को एक और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, कभी जब आप लोग वाटर में, ठीक है, ऑयल डाल देते होगे, या बोलते हैं ना वाटर में ऑयल मिला करके अच्छे से शेक करके फिर लगाओ, बोलते हैं ऐसा लोग। ठीक है, तो क्या होगा उससे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग उसको जब शेक करते हो, अगर उसको रख दोगे थोड़ी देर बाद, तो क्या होता होगा, वाटर की पहले थोड़ी, तुरंत हटाओगे तो पहले वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनेंगी। ठीक है, और वो ऊपर ही रहेंगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे फिर से वो सारी ड्रॉपलेट्स आपस में मिल गई, सारी ड्रॉपलेट्स आपस में मिल जाएंगी और मिल करके वाटर ऊपर की सरफेस पे आ जाएगा। इससे हुआ क्या, इससे ये पता चला कि ऑयल की ड्रॉपलेट्स आपस में एक तो कोहेसिव फोर्स शो कर रही हैं, दूसरी चीज़ ये पता चली कि ऊपर क्यों आई। ऊपर आने से क्या हुआ कि उसकी ऑयल की ऊपर वाली जो लेयर है वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, अगर ये मेरा हाथ मान लेते हैं, इतना हिस्सा ऑयल की लेयर है, अगर हम ये वाटर पे रख दें तो मेरा ऊपर वाला हिस्सा वाटर से नहीं कांटेक्ट में, केवल नीचे वाला कांटेक्ट में है। एक तो पता चला कि कांटेक्ट कम हो पा रहा वाटर से, कांटेक्ट कम होगा तब भी अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो पा रही है, दूसरी चीज़ ये है साथ में मिल जाने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स सबका मिला लिया जाए तो सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट जो कंबाइंड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने से भी वाटर के साथ में इंटरैक्शन कम होगा तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। सिंपल ऑयल के केस में समझ सकता है ऐसा ही प्रोटीन के केस में भी होता है। तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी क्या करती है, टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा चार्ज इंटरैक्शन मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, दूसरी निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, दूर है, दोनों के बीच में एक क्या बन गया, अपोजिट चार्ज होने के कारण एक साल्ट ब्रिज बन गया। क्या बन गया, साल्ट ब्रिज बन गया। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि साल्ट ब्रिज कौन से अमीनो एसिड प्रमोट करती हैं, फिर उसमें अमीनो एसिड्स दे दी जाएंगी, ऑप्शन दे दिया जाएगा, कहीं पर एक पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा, वही सही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही थी। इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे जो इंटरैक्शंस हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आप कमेंट सेक्शन में दो क्वेश्चंस हो गए, एक क्वेश्चन कुछ मैंने ऊपर पूछा था इस वाली लाइन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और आ गया कि कौन कौन से इंटरैक्शन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, प्राइमरी में नहीं कर रहे थे, उसका आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा वंडर वॉल इंटरैक्शंस भी प्रमोट कर रहे थे। तो इन इंटरैक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे। अभी लगभग 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मायोग्लोबिन के बारे में, बायोकेमिस्ट्री ऑफ मायोग्लोबिन, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे का डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मायोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। मायोग्लोबिन क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मायोग्लोबिन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टर्सरी स्ट्रक्चर का। ये कैसे बनता है, ये केवल अल्फा हेलिक्सेस से के फ्यूजन से बनता है। अल्फा हेलिक्सेस क्या मतलब, क्या हम लोगों ने जो सेकेंडरी से, मैंने बोला ना सेकेंडरी से ही टर्सरी बनता है, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी से टर्सरी डिराइव होता है। ठीक है, अल्फा के बाद बीटा आता है, अल्फा का नाम हो गया था इसलिए बीटा प्लीटेड शीट नाम रखी गया। ठीक है, किसी ने इससे पहले पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेगा। 50% सिलेबस बायोकेमिस्ट्री का मैंने अपने इस चैनल में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यूपी में अभी कल ही एक एग्ज़ाम बीएड का कंप्लीट करा दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो भी डेट आने वाली है CSIR नेट JRF की, हालांकि जो मांडे सर हैं, मांडे मतलब CSIR के बोल सकते हो वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, प्रेसिडेंट तो आपके प्रधानमंत्री जी हो गए। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बोला है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में CSIR का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपके पास 2 से 2.5 महीना या बोल सकते हो 2.5 महीने हैं।
अच्छे से प्लान तरीके से पढ़ोगे तो सफिशियंट है, काम हो जाएगा। ठीक है, 50% मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अनसॉल्व से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। रोज़ 1 घंटे क्वेश्चन या आधे घंटे कम से कम बायोकेमिस्ट्री के सॉल्व करना शुरू करिए। आ जाते हैं हम लोग मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन में क्या बताया, हैव ओनली अल्फा हेलिक्सेस। अल्फा हेलिक्सेस का मतलब क्या, जब हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अल्फा हेलिक्स के बारे में जाना था। अल्फा हेलिक्स ये है, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी अल्फा हेलिक्सेस, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी अल्फा हेलिक्सेस। अभी बताएंगे आगे कितनी अल्फा हेलिक्सेस, ठीक है, या बोल दे डायरेक्ट बोल देते हैं 8 अल्फा हेलिक्सेस। ठीक है, 8 अल्फा हेलिक्सेस आपस में एसोसिएट हो जाती हैं, उनके आर ग्रुप्स की फोल्डिंग हो जाती है या आर ग्रुप को रीअरेंज हो जाती है, और रीअरेंज हो करके ये अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होती है ना, राइट हैंडेड ही मेजरली राइट हैंडेड ही एग्जिस्ट करती है। तो आर ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या बताया, ऐसे ही 8 अल्फा हेलिक्सेस आपस में फ्यूज़ हो जाती है या रीअरेंज हो जाती है, एक आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ जाने का मतलब बिल्कुल आपस में ऐसे जुड़ जाने का मतलब नहीं है, कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये सब आपस में मिल गई, कुछ अलग टाइप की फोल्डिंग बना ली, कुछ अलग टाइप की फोल्डिंग बना ली। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बना करके हुआ क्या, कैसे फोल्डिंग बना ली, आर ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो गया, और रीअरेंजमेंट ये कंप्लीट होने के बाद में एक मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो हुआ क्या, हैव ओनली अल्फा हेलिक्सेस। ये भी एक पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड कि मायोग्लोबिन में केवल अल्फा हेलिक्स होता है। मायोग्लोबिन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड्स के मिलने से बनता है। मायोग्लोबिन टर्सरी स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है, या क्वाटरनरी को, या प्राइमरी या सेकेंडरी को, ऐसा बना सकते हैं। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल क्या रहा है, फर्स्ट प्रोटीन है जिसका 3D स्ट्रक्चर दिया गया। 3D स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मायोग्लोबिन का बतलाया गया। ठीक है, ये करता क्या है, ये स्टोर करता है और कैरी करता है ऑक्सीजन में। नाम इसका मायोग्लोबिन है। मायो का मतलब होता है मसल्स। मायो का क्या मतलब हो रहा है भैया, मसल्स की बात हो रही है। और ग्लोबिन का मतलब बोला ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर नेचर है, मसल्स में पाया जाता है, इसलिए मायोग्लोबिन कह रहे हैं। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और स्टोर करता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा है, और उस ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को खुद से बाइंड करता है, ऑक्सीजन को खुद से हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और पहुंचाता है कहाँ पे, मसल्स तक। और जैसे ही मसल्स से, ठीक है, ये मान लेते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडेड है। ठीक है, फार्मूले अपने जाते हैं Hb2O8 होना चाहिए था, वो हीमोग्लोबिन में सीखेंगे उस चीज़ को, कुछ और समझाने जा रहे हैं। ठीक है, मसल्स में। तो यहाँ पर क्या है, ये वहाँ पे मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन की क्या है, हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है। मतलब अगर ऑक्सीजन है यहाँ पर, और ये हीमोग्लोबिन है, और ये मायोग्लोबिन है, और बोला जा रहा है आओ भैया, तो किधर जाएगा, ये छोटा सा बच्चा है, बहुत खूबसूरत सा, और इसको आप ही के जैसे 2 प्राणी इस बच्चे को प्यार करना, खिलाना चाह रहे हैं, दोनों हाथ फैलाए हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। क्लियर, आप मुंह तकते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा। मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अब इसीलिए यहाँ से हीमोग्लोबिन यहाँ चली जाती है। ठीक है, यहाँ से हीमोग्लोबिन यहाँ चली जाती है। क्यों ज़्यादा होती है, अब बात आ गई क्यों ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्यों ज़्यादा होती है वो भी जानेंगे, पढ़ते चलते हैं पॉइंट्स को। क्या बोल रहा है, स्टोर एंड कैरीज ऑक्सीजन। क्लियर, हायर बाइंडिंग एफिशिएंसी विद ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन, बता दिया। हैव 153 अमीनो एसिड प्लस 1 प्रोटोपोरफायरिन रिंग। प्रोटोपोरफायरिन का मतलब क्या है, 4 पायरॉल रिंग से मिलकर के एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनता है जो अनमॉडिफाइड होता है। इसके बाद इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिससे अलग अलग तरह के रिंग्स का डेरिवेशन हो जाता है, जैसे कि आप लोग हीमोग्लोबिन या क्लोरोफिल वगैरह में भी देख सकते हो। तो 4 पायरॉल, टेट्रा पायरॉल बोलते हैं रिंग से। पायरॉल रिंग कहाँ से आती है, पायरॉल के बारे में भी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोज़ में। इसके बीच में क्या होता है, आयरन होता है। तो मायोग्लोबिन में भी आयरन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में भी आयरन था। हायर बाइंडिंग एफिशिएंसी इज ड्यू टू 2 हिस्टिडीन रेसिड्यू इन द सेंटर। सेंटर में
क्या होते हैं, 2 हिस्टिडीन रेसिड्यू होते हैं। ये हिस्टिडीन रेसिड्यू के कारण इसकी हायर इफिशिएंसी, बाइंडिंग इफिशिएंसी जो है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हैव 8 राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड बीटा टर्न बाय प्रोलिन। मैंने हमेशा से बताया है कि प्रोलिन क्या करता है, एक शार्प टर्न प्रमोट करता है। आप हर पॉइंट को सुनिए और राइम करिए, और हर बार को क्यों लगाइए। इन क्यों का आंसर मैंने दे रखा है। प्रोलिन शार्प टर्न को क्यों प्रमोट करता है, बीटा टर्न को क्यों प्रमोट करता है, उसका कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है। सब मैंने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड वगैरह जैसे लेक्चर्स में बता रखा है, डिस्क्राइब्ड। या एक अच्छे से जानने के लिए वीडियोस को 1 बाय 1 करके कम्प्लीटली देखिए, फिर आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, मोनोमेरिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स से मिलने से एक मायोग्लोबिन की यूनिट बन जाती है, और ये मोनोमेरिक होती है। जबकि जो हीमोग्लोबिन होती है वो टेट्रामेरिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे, बोवर्स इफेक्ट के बारे में भी वहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, नॉन एलोस्टोरिक होती है। ठीक है, नॉन एलोस्टोरिक का मतलब हीमोग्लोबिन के केस में क्या होता है कि वो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करती है, मायोग्लोबिन ऐसा नहीं शो करती है। ठीक है, अब पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी क्या होती है वो हीमोग्लोबिन में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाइंड विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन कुछ और शो कर रहा है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड हो रहा है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, MbO2। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रटने लायक कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आ जाएगा। क्या होता है, क्यों होता है बता दिया, हायर बाइंडिंग एफिशिएंसी क्यों होती है बता दिया। ठीक है, कुछ भी रटने लायक नहीं है। ये कैसा दिखता है, ब्राइट रेड कलर का दिखता है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन ऐसा नहीं आना चाहिए फिलहाल। RNT स्टेट्स नहीं होती हैं। RNT स्टेट्स क्या होती है, रेस्टिंग और टेंस स्टेट जैसा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये तभी होगा जब पॉजिटिव या निगेटिव कोऑपरेटिविटी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, या एलोस्टोरिक नेचर बोल सकते हो। एलोस्टोरिक का नेचर का मतलब क्या हो रहा है, आप लोग जैसे कि डोमिनोज देखे होंगे, डोमिनोज वो पिज़्ज़ा वाला जिसके नाम पे है। ठीक है, कि जैसे कि कई सारी साइकिल्स खड़ी हुई हैं। ठीक है, आप इस तरह से समझो, तो पहली साइकिल जब आप गिराओगे तो उसको गिराने में जो भी टाइम लगेगा, लगातार लाइन से खड़ी हुई है। पहली आपने गिरा दी, गिराना नहीं है, सिर्फ सोचना है उस चीज़ को। गिरा दी तो दूसरी गिरेगी, तीसरी गिरेगी, चौथी गिरेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वो और तेज़ी से गिरती जाएंगी। इस तरह के अरेंजमेंट को डोमिनोज अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो और तेज़ी से गिरती चली जाएंगी। आपको उम्मीद है कि ये आभास हो रहा होगा या मन में फीलिंग आ रही होगी कि लास्ट वाली सबसे तेज़ गिरेगी। इस तरह की चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। निगेटिव भी समझ लेते हैं। निगेटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, तो शुरुआत की सीढ़ी जो है बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हो, है ना, बढ़िया घूम रहे हो, कहीं चले गए पूर्णागिरी वगैरह, या आप क्या वैष्णो देवी जा रहे हो। शुरू में तो बहुत तेज चढ़ते हो, फिर जैसे 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 ऊपर जाने लगते हो आपकी चाल धीमे होती रहती है। इसको बोलते हैं निगेटिव कोऑपरेटिविटी। मतलब रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती जा रही है, आप फिजिकल रिएक्शन हो रही है, तो जैसे जैसे प्रोसीड होती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, रिएक्शन के प्रोसीड होने से रिएक्शन की रेट स्लो हो रही है। जबकि साइकिल वाले केस में रिएक्शन की रेट फास्ट हो रही थी। ये पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी थी साइकिल वाला केस, और मसल जो सीढ़ी वाला है वो निगेटिव कोऑपरेटिविटी थी। ये हीमोग्लोबिन शो करता है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, लेकिन मायोग्लोबिन चूंकि एलोस्टोरिक है नहीं, तो ये ऐसा कुछ शो नहीं करता है। ठीक है, RNT स्टेट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे। नो इफेक्ट इन स्लाइट चेंज इन pH में अगर थोड़ा सा चेंज किया जाता है तो इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इसकी बाइंडिंग एफिशिएंसी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन हमने आज पूछ लिए। क्वेश्चंस आप लोग आंसर देते ही नहीं हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सारी वीडियोस फ्री हैं और फ्री ही रहेंगी आगे तक। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आज हमने पूछ लिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। एक तो हमने ये पूछा है NMR वाला कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और भी मैंने कुछ एक पूछा था। ठीक है, मैं भूल भी रहा हूँ, आपको याद होगा। ठीक है, एक उससे पूछा था, और तीसरा क्वेश्चन कुछ ये है यहाँ पर कि नो इफेक्ट इन स्लाइड pH इन चेंज इन pH में थोड़ा सा चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और एक राज की बात यह है कि इस पॉइंट का आंसर इतने में ही है कहीं। तो जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रखा है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स जैसे, या अमीनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन के नाम से जो वीडियोस है, वो आंसर दे देंगे तुरंत। अच्छे से कमेंट करिएगा तीनों क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, अच्छा, ये इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ग्राफ को भी जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ये बहुत
इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर जो ये दिया जा रहा है फ्रैक्शनल सैचुरेशन, जिसको हम लोग किसके दिखा रहे हैं, थीटा के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, फार्मूला वगैरह मैंने नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो पूछा जाता नहीं, बेवजह की टेंशन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, निकलना है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो सेचुरेट होना, सेचुरेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से भर जाना। हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन की जो भी कैरिंग कैपेसिटी है वो 100% हो जाना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, इसको हाइपरबोला बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इस तरह के ग्राफ को। ठीक है, ये थोड़ा सा शार्प पेज होना चाहिए था। चलिए ठीक है, यहाँ से ये ऐसे रन करता है कुछ, जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कुछ ऐसे रन करता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ये सिग्मॉइड हो रहा है कुछ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो रहा है। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी मायोग्लोबिन के कंपैरिजन में कम होती है। तो ऐसा कुछ दे करके एक बार क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, 3-4 ग्राफ दे दिया और एक उन्होंने ऐसा भी कुछ करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिकिल सेल एनीमिया के थ्रू बताया गया, 3-4 याद थे या 3 थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 3 तो डेफिनेटली 3 तो थे ही थे ये। अब पूछा जा रहा था कौन सा ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ABC कर दिया था, बता रहे थे सिकिल सेल एनीमिया कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके थ्रू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस में दिया जा रहा है, ये किलो पास्कल में दिया जा रहा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कुछ समय के बाद में बढ़ने पे जब कोई इफेक्ट ना हो तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं क्या होता है, कुछ समय बाद ऑक्सीजन। देखो इस पॉइंट के बाद देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टर्सरी स्ट्रक्चर वाला भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। अब बचा क्या, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन है और बोअर्स इफेक्ट से क्वेश्चन लगभग हर साल क्वेश्चन आ जाता है वो भी। ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंप्लीट करते ही प्रोटीन, बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन में पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर रेफरेंस क्या है, कहाँ से आप पढ़ाते हैं, तो मैं 2 बुक्स को फॉलो करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो को अपलोड करने में। कौन कौन सी, लैरेंजर और वाइट एंड वाइट। मैं जब खुद प्रिपरेशन कर रहा था तब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, क्योंकि तब पढ़ना ज़्यादा था, खुद ही पढ़ना था। ठीक है, तब इतना ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन इसमें मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको अगर वीडियो मेरी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब समझदार हैं आप लोग, ठीक है, कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।